हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज आप सभी का इस लाइव सेशन में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक्चुअली पिछले लाइव सेशन में मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था तो मेरे को शहर से दूर जाना पड़ा। तो बट इस बार मैं फिर से आपके साथ आपके सामने फिर से कई सारी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज लेके आई हूँ, जहाँ से थोड़ी पिछली बार मिस हो गई थी। कोई बात नहीं, आज हम फिर से उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज सभी आज हमारे साथ 5:30 बजे तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि आज का लाइव सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि मैंने और दीप अरोड़ा सर ने काफी ज्यादा मेहनत की है आज की केस स्टडीज पे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी जरूर सुनेंगे और इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं ये केस स्टडी जाके कोरिलेट करे आपकी कहीं ना कहीं लाइफ के साथ, कहीं आपके फ्यूचर के साथ। जो कि हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे आने का यही होता है कि कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट दे किसी ना किसी तरीके से। तो मैं बताना भी चाहती हूँ कि जैसे कि सर वर्ल्ड अपडेट्स देते ही रहते हैं। सर काफी सारे अपने स्टेटस भी डालते हैं और फेसबुक पे भी स्टेटस डालते हैं। बट आज हम फिर से सर से और न्यू अपडेट्स लेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इवन मेरे को तो आप खुद इतने मजा आता है वर्ल्ड अपडेट सुनने में आपके साथ। यस तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने एक बार सर का यूट्यूब चैनल जरूर विजिट किया होगा, उससे लाइक शेयर एंड कमेंट भी किए होंगे वीडियोस को, क्योंकि उसमें काफी सारी नॉलेज है, काफी सारी। मतलब आप कंसल्टेंट घर बैठे ही बन जाएंगे, जैसे मैं पहले वीडियोस में भी बोलती आ रही हूँ। तो चलिए आज का लाइव सेशन हम शुरू करते हैं वर्ल्ड अपडेट्स। तो सर हैंड ओवर टू यू। थैंक यू नंदिनी। लास्ट टाइम नो डाउट की बहुत जरूरी काम था, इसलिए अदरवाइज नंदिनी बहुत ही डिसिप्लिन है, रेगुलर है, पंक्चुअल है अपनी जिंदगी में भी। और लास्ट टाइम बहुत मुश्किल हो गया था तो हमने भी ज्यादा फोर्स प्रेशर नहीं किया इन पे, और आज आपके सामने है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड अपडेट्स के बारे में आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। और साथ साथ में क्योंकि जो सेशन है ये बेसिकली डेडिकेटेड टू कनाडा ही होता है, क्योंकि हमारे पास 90% जो क्वेरीज है नंदिनी वो कनाडा की ही आती हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि कनाडा को अपडेट करें, क्योंकि देखिए जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है फिलहाल अभी बॉर्डर्स हैं वो अभी खुले नहीं है, सील अभी बॉर्डर, तो टाइमिंग्स लग सकता है। बट क्योंकि कनाडा, यूके, यूएस ये अभी खुलने के कगार पे आगे हुए हैं, तो आम इंसान भी वहां पर जा पाएगा। पहले तो सिर्फ स्टूडेंट के लिए था, अब हम भी आप भी जा पाएंगे। कैसे जा पाएंगे, कब जा पाएंगे, उसके लिए फिर 2-4 मिनट लगाएंगे, उसके बाद फिर केस स्टडी करेंगी नंदिनी के साथ। ठीक है जी। सो पहला जो अपडेट ये है कि जैसे मैंने बताया था कि बायोमेट्रिक 14 जून से खुल गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी 26 जून को बायोमेट्रिक्स फिर क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट जो ऑर्डर्स हैं फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट वो आएंगे, फिर आप दोबारा बायोमेट्रिक्स आप अपने सबमिट करा पाएंगे। साथ साथ में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 29 जून को बायोमेट्रिक जो है मेडिकल जो है वो आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आप मेडिकल का जो अपॉइंटमेंट है वो ले सकते हैं। और 5 जुलाई को तो सभी को मालूम है कि फ्लाइट्स जो है वो ओपन होने जा रही हैं, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि कनाडा में लोग जो है वो 5 जुलाई ऑनवर्ड्स एंट्री कर सकते हैं। पर इसके लिए थोड़ा सा हमें एहतियात बरतना पड़ेगा, वो ये है कि फुली वैक्सीनेटेड आपको होकर जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि जो फर्स्ट डोज है वो जैसे आपने ले लिया, से महीना 2 महीने पहले ले लिया, बट जो सेकेंड डोज है जिस दिन आपने फ्लाइट करनी है उससे 14 डेज पहले आपका जो सेकेंड डोज है, जो कि अप्रूव्ड बाय WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो उन्होंने जो वैक्सीनेशन है वो अप्रूव की है, उसके बेसिस पे ही आपने जो वैक्सीनेशन करवा के आप कनाडा आप एंटर कर सकते हैं। सो सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है इंडिया में भी बहुत हाई लेवल पे चल रहा है। मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीनेटेड कर लिया है। अप्रोक्सीमेटली हम 50% लेवल को टच करने वाले हैं। भगवान करे कि बहुत जल्दी पूरा भारत पूरा वैक्सीनेटेड हो जाए, और आने वाले समय में जो थर्ड वेव की बात हो रही है कि सितंबर में थर्ड वेव आएगी, उससे हम बचे रहे, क्योंकि ये हमारे हाथ में ही है। जब तक हम अपने आपको सुरक्षित नहीं करेंगे, हम बिना मतलब से घर से बाहर नहीं जाएंगे, तो वी विल बी सिक्योर्ड। तो जो गवर्नमेंट है वो तो खैर आपको इंस्ट्रक्शन देती है, बट फॉलो हमने करना होता है। तो 5 जुलाई फ्लाइट्स, 29 जुलाई जून को
मेडिकल एंड बायोमेट्रिक के लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। वैक्सीनेशन के बगैर आप किसी कंट्री में नहीं जा पाएंगे। किसी कंट्री की बात छोड़िए, आप इंडिया में किसी स्टेट में भी आपने एंटर करना हो तो वैक्सीनेटेड आपको होना ही पड़ेगा। और ये एक हमारा प्राइम राइट भी है और हमारी प्राइम ड्यूटी भी है। इट बोथ गोज पैरेलल। तो मैं आपको अपने पर्सनल लेवल पे यही कहूंगा कि जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है, वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, तो दे शुड गो फॉर इट। ओके, सो बाकी बात करें यूएस की। यूएस में बहुत ही लार्ज नंबर पे जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो हुई हैं और बायोमेट्रिक वहां पर हुए हैं और थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर इन अ क्यू। तो अप्रोक्सीमेटली जुलाई अगस्त तक जो लोगों ने अपनी बायोमेट्रिक जो है वो अपॉइंटमेंट है वो बुक करवा ली है। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा यूएस जिन्होंने अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन बनानी है। इसके बाद यूके की बात करें, देखिए वीजाज आ रहे हैं, फ्लाइट्स कुछ मुश्किल हो रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले जा सकते हैं, पर सिर्फ जो सिटीजन हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स हैं या जो वर्क परमिट जाते हैं, तो जो न्यू साउथ वेल्स है वहां पर या जो साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है वहां पर आप फ्लाइट ले सकते हैं। बट आपने वैक्सीनेटेड अपने आप को करवाया हो तो आपको क्वारंटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने 14 डेज पहले जाने से पहले वैक्सीनेशन करवा लिया तो आपको क्वारंटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ी खबर है कि देखिए 14 डेज का क्वारंटीन का मतलब अप्रोक्सीमेटली $2,000। $2,000 मीन्स कनाडा का अप्रोक्सीमेटली ₹1,25,000, तो वो बच जाएगा आपका। तो आप ये चीजें करवा लीजिए और उम्मीद है कि सारा विश्व कोरोना से मुक्त हो जाएगा, बहुत जल्दी होने वाला है। भगवान करे कि क्योंकि देखिए यहां पर इंडिया में तो पीर पैगंबर की धरती है, ऋषियों मुनियों की धरती है, जहां पर इम्पैक्ट हुआ, बट बाकी जो कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम इम्पैक्ट हुआ। और भगवान करे कि हम कोविड फ्री जल्दी से जल्दी हो जाएं। सो मेरे ख्याल में जो अपडेट्स है मैक्सिमम यूके की बात मैंने की है, यूएसए की बात की है, कनाडा की बात कर दी मैंने, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की जो मैंने जो बात की वो पार्शियल बात की है। अभी वो आप यू विल नॉट बी फ्री टू मूव इन टू दैट कंट्री, थोड़ा सा आपको अभी वेट करना पड़ेगा। एंड बाकी बात करते हैं यूरोप कंट्रीज के लिए, वहां पर भी आपको वैक्सीनेटेड होके ही जाना पड़ेगा, राइट। तो बाकी जो मलेशिया है, थाईलैंड है, ये भी अप्रोक्सीमेटली आगे आने वाले टाइम में ये फुली ओपन हो जाएंगे और इनके जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। सो 5-7 मिनट लेने होते हैं, वो नंदिनी ने परमिशन दिया तो 5-7 मिनट वर्ड अपडेट के बारे में बताया। अब जो प्राइम ड्यूटी है नंदिनी की, तो उस पर आते हैं। हाँ जी नंदिनी, आप केस स्टडी लीजिए, जो स्टूडेंट्स आपसे इंटरेक्टेड हुए, जो आपके क्वेश्चन है वो पूछिए और बात करते, ताकि जैसे नंदिनी ने बताया कि ये कोरिलेट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज। यस सर। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको इतनी मेरे को खुशी हुई आज की वर्ल्ड अपडेट सुन के कि मतलब हम पहले सुनते थे कि फ्लाइट्स अभी तक ओपन नहीं हुई है, बट आज की केस स्टडी सुन के जितना अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है मेरे व्यूअर्स को भी काफी अच्छा लगा हो, क्योंकि फ्लाइट्स खुल गई हैं, अब बच्चे बाहर जा सकेंगे, अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ सकेंगे। तो आज की केस वर्ल्ड अपडेट सुन के मुझे काफी अच्छा लगा। पॉजिटिव अपडेट्स है हमारे लिए और सभी। यस सर, यस सर। जी प्लीज। तो चलिए सर, मैं अपनी केस स्टडीज आज कंटिन्यू करती हूँ मैं आपके साथ। जी। सर, मेरी फर्स्ट केस स्टडी ये है कि सर स्टूडेंट ने 2015 में +2 पास आउट की है, उनके 70% मार्क्स हैं, उनके बैंड्स आइल्स में 6 बैंड्स हैं, 6 बैंड्स ईच हैं, 5 इयर्स का गैप है उनके, +2 के बाद 5 इयर्स का गैप है। अच्छा। और रिसेंटली उनकी शादी भी हुई है और उनके स्पाउस से भी सिर्फ +2 की हुई है। अच्छा। तो सर क्वेश्चन यहाँ पे मेरे स्टूडेंट का ये है कि वो स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, तो क्या वो जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके पास 5 इयर्स का गैप आ चुका है बीच में। ओके, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्योंकि नंदिनी ने फ्लो में बोल जाती है, पर मैं उसको थोड़ा सा सेगमेंटाइज करूंगा क्योंकि मैं जवाब देने वाला हूं। 2015 में 2015 में स्टूडेंट पास आउट है, +2 की है और 70% मार्क्स हैं और 6 बैंड ईच है। तो ये मेन केस स्टडी है। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि 2015 से लेकर 2021 तक स्टूडेंट ने क्या किया है, वो क्यों 6 साल बाद जागे कि हमने कनाडा जाना है या किसी भी कंट्री में जाना है। खैर ये तो क्वेश्चन कनाडा के लिए, बाकी कई जो मेरे व्यूअर्स हैं, माई पिज्जा के व्यूअर्स हैं, वो जब उठते हैं कि भी 6 साल हो गए है ना, तो अब क्या करेंगे, तो कोई कहता है कनाडा के लिए फाइल लगा दे, हो सकती है,
राइट। बट अब कनाडा के लिए क्या 6 साल के गैप में फाइल लगती है या नहीं लगती, उसके बारे में 1-2 मिनट लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। पहली बात, 6 साल का गैप, चलो मान लीजिए कि 2020 में पैंडेमिक था, पूरा वर्ल्ड क्लोज था, तो वो 1 साल का गैप छोड़ देते हैं। 6 साल में से 1 साल माइनस करते हैं तो 5 साल रह गया। अब 5 साल का गैप यदि जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है? भगवान ना करे कि उनके कोई फिजिकली दिक्कत आ गई, कोई ऑपरेट हो गया, या डॉक्टर्स ने कहा कि आप 2 साल उठ नहीं पाएंगे, उनके पास मेडिकल की पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई फाइनेंस इतने डिस्टर्ब हो गए उनके कि ये प्रूव हो जाए कि उनके पास पैसे ही नहीं रहा, बट स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट हो कि उसके 80% मार्क्स हैं, 7 बैंड ले लिए, कि फाइनेंस उसके आड़े नहीं आ रहा, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहां पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आएगी, वो है एसओपी की। यदि वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में नंदिनी बता दे कि मुझे ये 5 साल जस्टिफाइड, जो एक पहले तो खुद सेल्फ को समझ आए कि वो क्या जस्टिफाई करेगा, और जेन्युइन, कोई फैब्रिकेटेड नहीं है, कोई मैनिपुलेटेड नहीं है, कहीं पर खुद बनाया हुआ नहीं गैप कि भी मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी या मेरी फिजिकल प्रॉब्लम ये थी। तो जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो आपकी एसओपी में नजर आनी चाहिए, और उसको वीजा ऑफिसर अंडरस्टैंड करे। तो केस बहुत वीक है, माई वीजा ओवरसीज, यदि ये केस लेता भी है तो हम स्टूडेंट को साफ कह देते हैं कि इसमें 10-20% चांसेस है आपके वीजा के लग गया तब भी आपका, नहीं लगा तब भी आपका। हमने कहीं किसी को एश्योरेंस तो वैसे भी नहीं देते, 7 बैंड ईच भी आ जाएं, 90% मार्क्स भी हो जाएं, तो एश्योरेंस हम किसी को नहीं देते कि तुम्हारा वीजा हम लेके देंगे, राइट। वीजा हम अप्लाई करते हैं, भगवान ना करे कोई दिक्कत आती है तो दोबारा अप्लाई करिए तो वीजा लग जाते हैं। बट लिख के देना कि भी हम तो आपका वीजा लेके देंगे, वो चीजें माई वीजा ओवरसीज में नहीं चलती, राइट। सो मुद्दे पे आए तो चांसेस जस्ट 20% है। मुझे लगता नहीं है कि इनका खुद का वीजा लगेगा। अब खुद का वीजा नहीं लगेगा तो स्पाउस वीजा तो थोड़ा दूर की बात रहेगी। yes, भगवान करे कि इनका वीजा लग जाए, और उसके बाद हम वेट करेंगे 6 महीने मिनिमम, कि उसके बाद इनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए होती है, जो चेकलिस्ट कैनेडियन वीजा ऑफिसर को चाहिए होती है, वो हम बता देते हैं कि आपको इनकम सोर्स चाहिए, आईटीआर चाहिए, या आपकी कुछ प्रॉपर्टी चाहिए आपकी, या आप वहां पर जो रहने जाते हैं आपके पास कुछ फाइनेंस हो, 5-7 लाख रुपए आपकी जेब में हो, ताकि वहां पर जाके आप अपने वाइफ को या हस्बैंड को वहां पर उनको डिस्टर्बेंस ना हो, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस ना हो। देखो एक स्टूडेंट जो पढ़ने जा रहा है ना, तो उसका फोकसिंग होता है कि मैंने स्टडी करनी है। अब उसका हस्बैंड या वाइफ उनके पीछे आते हैं, उनको लगता है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, फाइनेंशियल डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो वो स्टडी नहीं कर पाते। yes. तो जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो यही सोचती है कि एटलीस्ट 5-7 लाख रुपए, जो कि 1 साल की वहां पर एक्सपेंसेस है, वो आपके हैंड में हो, ताकि अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को जो ऑलरेडी पहले वहां पर रह रहे हैं वो डिस्टर्ब महसूस ना हो। तो केसेस के चांसेस 20%। स्पाउस वीजा हम देखेंगे जब इनका वीजा लगेगा, तो अभी चांसेस कम है। yes, जी प्लीज। मुझे उम्मीद है मुझे सारे व्यूअर्स को केस स्टडी समझ आ गई हो, क्योंकि काफी ट्विस्टेड थी स्पाउस वीजा के, काफी ट्विस्ट रहता है। yes. तो सर ने काफी क्लियरली सबको समझा दिया है, तो मुझे उम्मीद है सारे व्यूअर्स को हाँ बिल्कुल, कोशिश थी सीधी बात करनी है, बीच में कोई जलेबी नहीं घुमानी होती, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होने वाला, जो है वो सीधा स्पष्ट है। यस सर। सो सर मेरी नेक्स्ट केस स्टडी ये है कि सर स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन की है 2003 में, उनके 63% मार्क्स है, उन्होंने बीकॉम की है ग्रेजुएशन। यस सर। तो सर क्या कहते हैं, उन्होंने 17 इयर्स का उनका गैप है, 2013 के बाद 17 इयर्स का गैप है, पर उस गैप में उन्होंने बैंकिंग की है। बैंकिंग का एक्सपीरियंस हो गया, बैंकिंग का एक्सपीरियंस है उनके पास। उनके आईएलटीएस में 6.5 बैंड्स हैं, नॉट लेस देन 6 बैंड्स हैं। तो सर उनके 2 बच्चे भी हैं। ओके ठीक है। उनके एक जो उनका चाइल्ड है 2010 में हुआ, और दूसरा जो उनका चाइल्ड है वो 2015 में हुआ। ठीक है। तो सर वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो सर वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है इस फाइल की? देखिए ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, और आमतौर पे मैक्सिमम लोगों का ये केस होता है कि 15, 17, 20 साल का गैप बन जाता है, कुछ कंसल्टेंट ठीक नहीं मिलते, तो उनकी जो बाहर जाने का जो ड्रीम होता है वो पूरा नहीं हो पाता। तो इस केस स्टडी को दिल से लेते हैं, जो आपके साथ कोरिलेट कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है। 2003 में जिस स्टूडेंट ने बीकॉम की है उसकी एज अप्रोक्सीमेटली 21-22 साल होगी। यस सर। राइट। अब 18 साल हो गए, तो 21-22 में 18 साल ऐड कर दें तो 39-40 साल बन जाते हैं। यस। अब एक पर्सन जो 39-40 साल की एज में वहां पर पीजी कोर्स करना जाना चाहता है, तो उसके पीछे का उसका जो मंतव्य क्या है, उसकी जो इच्छा क्या है वहां पर जाने की, वो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। पहली बात,
दूसरी बात यह है कि अब इन्होंने बीकॉम किया, 18 साल का इनका करियर रहा है। 18 साल करियर में इनका नो डाउट कि ऑफर लेटर भी आए होंगे जहां पर जॉब करते होंगे, यस अपॉइंटमेंट लेटर भी होंगे, यस सर वहां पर इनकी सैलरी स्लिप्स भी होंगी, यस सर वहां पर इन्होंने यदि सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज की है तो रेजिग्नेशन भी डाला होगा, रेजिग्नेशन डाला होगा तो रिलीविंग लेटर भी मिला होगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो एक पीडीएफ फाइल बना के, एक सिंगल फाइल बना के हमें दिखानी पड़ेगी उनको कि मेरा 2003 से लेकर जब से मैंने बीकॉम किया उसके नेक्स्ट ईयर मैंने जॉब शुरू की, और 18 साल का मेरा लगातार जो कंटिन्यूटी में मेरा जॉब है। हाँ, बीच में जो इनकी 2 प्रेगनेंसीज हुई हैं, एक 2010 में और एक 2015 में, इनका भी जस्टिफाई प्रूफ देंगे कि ये मैं मेडिकल लीव पे थी या था। आई थिंक ये लड़की है मेरे ख्याल में, यस है ना? यस तो ये जो बताएंगी कि 2010 में इनकी जो प्रेगनेंसी हुई है उसका प्रूफ दे दें हमें। 2015 की जो प्रेगनेंसी हुई थी उनके जो मेडिकल का जो इनका जो भी लिस्ट बनी मेडिकल के खर्चे की या किसी भी हॉस्पिटल की, तो वो हमें चाहिए होती है। तो केस को इतना डिफिकल्ट नहीं है, ईमानदारी वाला केस है। यदि वो 18 साल के बाद उठी हैं और बाहर जाना चाहती है और 6.5 नॉलेज 6 बैंड है, तो ये जो लड़की है, ये जो हमारे जो स्टूडेंट है, ये जेन्युइन होगी जो हमें लगता है। और यदि ये एसओपी में प्रूव कर जाएं और अपना जो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर दे दें, हमें सैलरी स्लिप चाहिए होती है, हमें इनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, हमें इनके जो रेजिग्नेशन लेटर है, लिविंग लेटर है, इनके जो अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले हैं, जिन जिन भी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया वो चाहिए होते हैं। तो कोर्सेज की बात करें तो बीकॉम में जैसे मैं हर एक को बताता हूं, जैसे कॉमर्स में हम रेलेवेंसी के बेसिस पे भी बात की है हमने लास्ट वीडियोस में। तो देखिए एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज एक साथ में ना बाहर आते हैं कि ये तो कर ही सकते हैं, राइट। और साथ साथ में ये सपोज ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी कर सकती हैं और लॉजिस्टिक्स के कोर्स भी कर सकती हैं। तो कोर्सेज तो बेइंतहा है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए तो घबराने की बात ही नहीं है। देयर आर सो मेनी कोर्सेज कि वो उसमें वो अपना प्रोग्राम है वो चूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट वेरी मच एलिजिबल है। 6.5 नॉलेज 6 बैंड है, चाहे 18 साल गैप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द थिंग इज दैट कि दैट गैप शुड बी जस्टिफाइड। ठीक है जी, Yes. चलिए। तो सर मुझे उम्मीद है सभी हमारे व्यूअर्स को ये केस स्टडी समझ आ गई हो, क्योंकि काफी क्लियर आउट ये केस स्टडी थी, काफी क्लियर कट। मैक्सिमम लोगों के मन में होता है कि मेरा 20 साल गैप हो गया तो पता नहीं कौन सी मुझे Yes, sir. मतलब कनाडा एम्बेसी मुझे वीजा देगी नहीं देगी। यस सर। एम्बेसी वाले वीजा मना नहीं करते यदि आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, आप प्रूव कर दो कि आप जेन्युइन हो, तो यू आर एलिजिबल टू गो टू एनी कंट्री। यस प्लीज। यस सर। तो सर नेक्स्ट केस स्टडी मेरे स्टूडेंट ने जॉन से मेरे से शेयर की थी, वो ये है कि सर स्टूडेंट ने 2019 में ग्रेजुएशन की है इन बीटेक, ओके। और यहाँ पे मेन बात यही आती है कि सर उनके 17 बैकलॉग्स थे। अच्छा जी। यस सर। और उनके जो बैंड्स है 6.5 बैंड्स है, नॉट लेस देन 6 है। और उनके यहाँ पे एक बार उनकी फाइल भी रिफ्यूज हो चुकी है, ठीक है। कि 52% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में। तो सर अगर ये कनाडा के अलावा कोई और कंट्री सोच रहे थे कि और कनाडा के अलावा और कौन सी कंट्री जा सकते हैं, तो सर आप कौन सी सजेस्ट करोगे कंट्री कनाडा के अलावा? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि एक स्टूडेंट ने जो बीटेक की है 2019 में 20 में ठीक है उसने काम नहीं किया होगा, और 21 में भी 6 महीने हुए हैं, तो इसमें भी लॉकडाउन का जो प्रोसेस है वो लगातार लगा रहा। बट यहाँ पर सबसे एक नेगेटिव चीज वो है कि 17 बैकलॉग्स का मतलब होता है कंपार्टमेंट्स, जिसे पंजाबी में सप्ली भी कहते हैं, Yes, राइट। तो कंपार्टमेंट्स हैं या उनके बैकलॉग्स हैं, ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि एक स्टूडेंट 4 साल की डिग्री को 5 साल में कवर कर रहा है, या उसको इतना क्या दिक्कत आ गई कि उसको एक कोर्स को एक सब्जेक्ट को 2 या 3 दिन बार उसको अप्लाई करके उसको पास होना पड़ रहा है। तो ये कोई बहुत बढ़िया प्रोफाइल नहीं थी। रिफ्यूजल का चांसेस बनता था, आ सकती थी और आई भी है। मार्क्स भी बहुत कम है, 52% मार्क्स कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं माने जाते। हम 60% से कम तो मार्क्स लेते ही नहीं है मिनिमम, हमारी ग्रेजुएशन में या +2 में मिनिमम 60% मार्क्स हो तभी हम इस केस को परस्यू करते हैं। मुझे लगता है कि देखिए जहां पर 17 बैकलॉग्स हैं तो ये इंटरव्यू के बेसिस पे ये लेवल पे आ जाए। जैसे मान लीजिए कि यूएसए में इंटरव्यू होती है, वहां पर ये अपने आप बताएं डायरेक्ट वीजा अफसर को कि मेरी ये प्रॉब्लम थी कि घर में हो सकता है कि इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी कोई फिजिकल
कोई या तबीयत खराब हो गई हो या उनको कोई हॉस्पिटलाइज ना हो गया, भगवान ना करे, या ऐसा कुछ हो गया हो, तो वो बता सकते हैं कि ये मेरे पास प्रूफ है, मैं 17 बैकलॉग्स के आने पीछे मैं एक इंटेलिजेंस ढूंढ रहा हूं कि मेरे प्लस 2 में 75% मार्क्स है। मुझे तो नहीं बताया इन्होंने कितने परसेंट मार्क्स थे, बट सपोज उनके 75% मार्क्स है, 80% मार्क्स है, कि बीटेक में उनके 52% मार्क्स क्यों आ गए, कि उनका लास्ट का जो करियर रहा है वो ब्राइट रहा था। तो ये बातें करनी पड़ेगी 4-5 मिनट में। यदि आपकी आंखों में सच्चाई है, ईमानदारी है, तो वीजा आपका यूएसए का मिल सकता है। वहां पर बैकलॉग्स की इतनी दिक्कत नहीं थी, वो तो वीजा अफसर ने आपसे बात करनी है कि हाँ जी आपके बैकलॉग के कारण क्या थे। अब मैं तो ये भी कहूंगा कि ये केप्स नोट निकलवा लें जो कनाडा से ये वन टाइम रिफ्यूज हुए हैं, तो ये कंप्यूटर असिस्टेड इमिग्रेशन प्रोग्रामिंग सिस्टम केप्स नोट्स कहते हैं हम इसको, वो निकलवा लें। उससे क्या होगा कि इनको मालूम पड़ जाए कि सिर्फ बैकलॉग्स के कारण इनका रिफ्यूजल हुआ, या जो उनके मार्क्स कम थे उसके कारण रिफ्यूजल हुआ, या व्हाट वाज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट, व्हाई दिस स्टूडेंट हैज बीन रिफ्यूज्ड। तो आपको मेन कारण मालूम पड़ जाएगा। यदि कारण मालूम पड़ गया तो आप कनाडा में भी अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप उसकी एसओपी ठीक बनाते हैं। नहीं तो आपके पास यूके है, यू कैन गो टू यूके। हाँ, यूके में तो बहुत प्लस बेनिफिट ये है कि आपको स्टेम कोर्सेज के अंडर आते हैं। स्टेम का मैंने पहले बताया था कि STEM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, तो ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, इनको वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाएगा और जिंदगी अच्छी निकल जाएगी। वहां पर कोई बैकलॉग की दिक्कत नहीं आती। तो ही शुड गो फॉर यूके या यूएसए, राइट? क्योंकि वहां पर देखिए यूके में भी इंटरव्यू हो सकती है, बट यूएसए में तो इंटरव्यू कंफर्म्ड है ना। तो ये गेट क्लियर करते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कनाडा के लिए अप्लाई फिलहाल मत करिए जी, प्लीज। सर टाइम कम रह गया तो हम हमारे पास 5-6 मिनट है, तो एक लास्ट ईयर का केस स्टडी है, वो हम 2-4 मिनट में कवर कर लेते हैं जी। सर स्टूडेंट 2010 में +2 पास आउट है जी, इसमें गैप है 5 इयर्स का गैप है। अच्छा, उन्होंने 3 इयर्स का गैप है, बताया यस सर 3 इयर्स का गैप है। जी। 2013 से 2016 तक उन्होंने ग्रेजुएशन किया इन BA जी, एंड देन उन्होंने MA किया 2016 से 2018 तक। ठीक है। और सर उनके 6 बैंड्स हैं, 6 बैंड ईच हैं। तो सर क्या पॉसिबिलिटी है इस फाइल की, और सर कौन सा कोर्स आप इनको प्रेफर करेंगे? ओके, पहली बात तो ये है कि वही बात आ गई कि जो 3 साल का गैप है, +2 की 2010 में और 2013 में इन्होंने शी स्टार्टेड डूइंग ग्रेजुएशन। यस सर। तो 3 साल का गैप है और 13 से लेकर 16 तक इन्होंने अपनी BA कंप्लीट कर ली, फिर MA कंप्लीट की 16 से लेकर 18 के बीच में, और पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने की है 53% मार्क्स है, 6 बैंड ईच ले लिए। फाइल ठीक है, मतलब 3 साल का जो गैप है वो बता दें कि इन्होंने 3 साल क्या किया, पहली बात। दूसरी बात, देखिए पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोर्सेज की भरमार है, बहुत अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। तो सबसे पहला कोर्सेज तो क्रिमिनोलॉजी के कोर्सेज है, शी शुड गो फॉर इट। क्रिमिनोलॉजी के बाद नो डाउट की वैसे मैं बताता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास कम्युनिटी एंड जस्टिस सर्विस के जो कोर्सेज है ये बेस्ड ऑन पॉलिटिकल साइंस है, ये आ जाते हैं। लीडरशिप के कोर्सेज आपको मालूम है, एनवायरमेंट कोर्सेज कर सकते हैं। तो ऐसे जो कोर्सेज हैं या कोई लेबर के रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में भी किसी स्टूडेंट ने सपोज पॉलिटिकल साइंस ली हुई है या इकोनॉमिक्स साथ में ली हुई है तो बहुत चांस बनते हैं। फाइल इतनी बढ़िया नहीं है, मतलब कि 2010 से 13 का जो गैप है, यदि ये स्टूडेंट उस गैप को जस्टिफाई कर लेता है कि मैंने 3 साल क्यों मुझे याद नहीं आई ग्रेजुएशन करने की, तो यदि वो बता दे। देखिए प्रॉब्लम हो सकती है, घर में फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी भी किस्म की कोई फिजिकली या मेंटली या किसी की प्रॉब्लम हो सकती है, बट दिस स्टूडेंट हैज टू प्रूव विद ऑथेंटिकेटेड प्रूफ होने चाहिए उनके पास कि मेरा 3 साल का गैप का ये मकसद था कि मैं नहीं पढ़ पाया और आगे मैंने कंटिन्यू स्टडी की है। 13 से लेकर अब तक मैं पढ़ता आ रहा हूं या पढ़ती आ रही हूं और मेरे 6 बैंड ईच ले लिए हैं। तो स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल हो जाता है। बट वही बात आ गई कि एसओपी पे, एसओपी ठीक है तो दुनिया की हर ताकत आपके हाथ में है। 3 मिनट रह गए हैं और एक तो नेक्स्ट अनाउंस कर देते हैं कि 2 जुलाई को 5 बजे फिर दोबारा नंदनी और मैं आपकी जो कचहरी में वो हाजिर होंगे। नंदनी जैसे केस स्टडी लेके आती है वो लेके आएगी, और साथ साथ में जो इंटरनेशनल जो प्रोमिनेंट पीपल हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, कॉलेज के डीन डायरेक्टर हैं, एडमिशन कोऑर्डिनेटर हैं, एशिया के हेड हैं, ये जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं उनसे जो मिलवाने का एक हमने सीरीज शुरू की हुई है वो भी आपके साथ में आती रहेगी। और जो लोग
माई वीजा ओवरसीज के साथ काम करना चाहते हैं, 70% हम इंसेंटिव दे रहे हैं। ये सब करने से पहले आप माई वीजा ओवरसीज का यूट्यूब चैनल चेक कर लो। तकरीबन 100 वीडियोस हमने डाली हुई हैं। 100 में से पहले जो 40 वीडियोस हैं, उन वीडियोस में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, सिंगापुर, साइप्रस और इटली, 8 कंट्रीज के स्टडी वीजा, विजिटर वीजा के बारे में बता दिया। उसके बाद फिर जनरल बातें की कि एसडीएस क्या होता है, नॉन एसडीएस क्या होता है, जीटी क्या होता है, एलिकोस क्या होता है, जो बहुत टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं वो सारे एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद फिर हमने लाइव होना शुरू हो गया। तो 4 दिसंबर 2020 से लाइव हो रहे हैं। नंदिनी भी तकरीबन 2.5 महीने से हमारे साथ आपके साथ रूबरू होती हैं। तो माई वीजा ओवरसीज की जो टीम है वो आपके लिए मेहनत करती है, आपके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए मेहनत करती है। और आने वाले टाइम में हम यही चाहेंगे कि आप माई वीजा ओवरसीज से जुड़ना चाहते हैं, आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, आप आइल्स ट्रेनर हैं, आपको फाइल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात जो टेक्निकल पॉइंट होती है वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने कोर्स के बाद जो +2 में कोर्स किए हैं, कोई भी कोर्स लिया हुआ है या ग्रेजुएशन में कोर्स लिया हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम किया है, उसके बाद रेलेवेंट प्रोग्राम क्या है, सबसे बड़ी मेन बात आती है। तो हम सिखा देते हैं कि आपके आर्ट्स में जो आपने सपोज ग्रेजुएशन की हुई है, बीए किया है, तो आपके लिए आगे कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल है। आपने कॉमर्स की है, आपके लिए कौन से प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल है। तो वो वैसे भी हम लाइव में बताते रहते हैं, बट सेशन इसका साथ में चलता है, ट्रेनिंग चलती है। 3 डेज की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लो, आप वीडियो कॉलिंग कर लो, आप मेरे पास फिजिकली आ सकते हो, अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो। तो हमारा एक ही फर्ज बनता है कि आपको एजुकेट करना। जिस दिन आप एजुकेशन में अव्वल हो गया, आप एजुकेट हो गए, तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से आप खुद बच जाएंगे। यस हमारे साथ फ्रॉड होता ही इसलिए है कि हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम किस कंसल्टेंट के पास जाएं, वो कौन सा कोर्स देगा, कौन सा कॉलेज देगा, किस कंट्री में भेजेगा, कितना बजट है, पैसा ज्यादा ले रहा है, कैसे ले रहा है, अपने बैंक में डाल रहा है। तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी कि माई वीजा ओवरसीज ने कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये काम किया है। पहला प्रिंसिपल, बहुत बड़ा प्रिंसिपल, हमने किसी भी स्टूडेंट के पैसे को अपने बैंक में नहीं डालना। सबसे बड़ा प्रिंसिपल, कोई कैश ट्रांजैक्शन हमने नहीं करनी। हमने सपोज अपनी सर्विस चार्ज भी लेनी तो हम उसकी रिसीट देंगे आपको, और बहुत नॉमिनल सर्विस चार्जेस। दूसरी बात, हमने किसी भी डॉक्यूमेंट से कोई टेम्परिंग नहीं करनी। उम्मीद मत रखो हमसे कि कोई एसोसिएट भी आते हैं हमारे साथ कि डॉक्यूमेंट हिले हुए हैं, कुछ आइल्स का टेम्परिंग कर लेते हैं, कुछ आईटीआर की टेम्परिंग कर लेते हैं। हमारे कानों में ये बातें नहीं घुसती। ईमानदारी से काम करिए, हमारे साथ काम करिए, माई वीजा का नाम आगे आए। जिस एसोसिएट, जिस कंपनी, जो कंपनी चलाते हैं उसका नाम भी आगे आए। जो भी हमारे पास एसोसिएट काम करते हैं, हम कभी भी उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करते। मैं आपको लाइव बता रहा हूं कि ये मत सोचिए कि माई वीजा ओवरसीज काम करेंगे तो हम उनका नाम डिस्क्लोज करेंगे। ये हमारे और उनमें कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करते और ना ही उन स्टूडेंट्स को हम कॉल करते हैं जो हमारे एसोसिएट कैरी होते हैं। तो वो अपना क्रेडिट खुद लें, हमें हमारे पास जो डायरेक्ट स्टूडेंट आते हैं हम उनका क्रेडिट देते हैं। 5:31 हो चुके हैं। वैसे भी हम 1-2 मिनट पहले लेट हो गए थे, तो वो कॉम्पनसेट हो गया, 2 मिनट थोड़ा ऊपर भी हो गया। मुझे और नंदिनी को अब इजाजत दीजिए। 2 जुलाई को शाम को 5 बजे मैं और नंदिनी दोबारा फिर केस स्टडी लेके और कुछ और चीजें लेके या वर्ड अपडेट लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन। मैंने सबसे स्टार्टिंग में ये बोलते हैं कि 5:30 बजे तक जरूर बने रहना, और सभी बने भी रहते हैं। सबसे अच्छी बात उनकी सपोर्ट इतनी है, उनका इतना प्यार है हमारे साथ, जो उनसे हमें यहाँ पे खींच के लेके आती है जो लाइव सेशन में। तो थैंक यू सो मच गाइस। आपको फिर से हम 2 जुलाई को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।